आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ईरान जंग में पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत देखी। जिस जंग के बारे में अमेरिका 3 हफ्ते की बात कर रहा था, वो जंग 3 महीने की हो चुकी है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। ना ईरान घुटने टेकने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है, और ना ही अमेरिका यहां से वापस जाने को तैयार है। अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इतिहास को पढ़ लेते तो शायद ये गलती नहीं करते जो पहले के विजेता करते आए, और वो विजेता जो विश्व विजेता थे। चाहे उसमें आप चंगेज खान का नाम डाल दीजिए, चाहे आप उसमें सिकंदर का नाम डाल दीजिए। पर्शिया वो इलाका रहा जहां हर विजेता हारा है, जहां विजेताओं का कब्रिस्तान बना ईरान का इतिहास। सोचिए, जब विश्व विजेता सिकंदर और चंगेज खान ईरान को नहीं संभाल पाए, तो फिर ट्रंप की क्या बिसात है कि वो ईरान को संभाल लेंगे। इस कहानी को थोड़ा डिटेल से सुनते हैं। दुनिया के नक्शे पर ईरान एक ऐसी जगह है जहां उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में होर्मुज है, पूर्व में अफगानिस्तान पाकिस्तान के पहाड़ हैं, पश्चिम में इराक का दलदल है, बीच में जागरूस पर्वत श्रृंखला है, काविर नाम का एक रेगिस्तान है, और लूट का महारेगिस्तान है। यह भूगोल किसी भी आक्रमणकारी को पहले थकाता है, फिर तोड़ता है, फिर चूर चूर करता है, फिर हारने पर मजबूर करता है। इतिहास को देखेंगे तो ईरान को जीतना लगभग नामुमकिन है, और अगर जीत भी गए तो जीत को मेंटेन करना वो तो असंभव है। और यही वो सबक है जो चंगेज खान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक हर किसी ने ईरान में घुसने के बाद सीखा, लेकिन शायद वो ये समझने में देर कर गए। चलिए पूरी कहानी आपको थोड़ी ग्राफिक से समझाते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात, अगर आप ताकत के लिहाज से करेंगे तो सिकंदर को कौन नहीं जानता, उसकी ताकत के बारे में किसने नहीं पढ़ा है। महान सिकंदर। ईरान तो जीत गया, लेकिन ईरान ने सिकंदर को ही बदल दिया। चंगेज खान तलवारों से शहर मिटाता था, लेकिन ईरान की आत्मा को नहीं तोड़ पाया। तैमूर लंग, जितना कुचला गया ईरान, उतना ही ताकतवर होकर उठा। ब्रिटेन यहां पहुंचा, तेल लूटा, सत्ता चलाई, लेकिन आखिरकार क्रांति में बह गया। रशिया पहुंचा, ईरान को बांटने निकला, लेकिन इतिहास के झरोखों में अगर आप देखेंगे तो रूस खुद बंट गया। अमेरिका, पिछले 50 सालों से अमेरिका रणनीति बनाता रहा, लेकिन हर बार ईरान ने बाजी पलट दी। होर्मुज दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन, लेकिन आज भी तेहरान के कंट्रोल में। सिकंदर के बाद चंगेज खान और मंगोल 1219 से 1258 तक ईरान में घुसे। कहते हैं चंगेज खान 1219 में ईरान में घुसा, ख्वारेज़्म साम्राज्य को रौंद दिया। तब के फारस में मर्व, निशापुर, हेरात शहर के शहर मिट्टी में मिला दिए गए। इतिहासकारों का मानना है कि मंगोलों ने ईरान की 75% आबादी को मार डाला या तो भगा दिया। यह मानव इतिहास का, फिर से बता रहा हूं आपको, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। 1258 में चंगेज के पोते हुलागू खान ने बगदाद तबाह कर दिया, अब्बासी खलीफत को खत्म किया। यहां लग रहा था कि ईरान और मिडिल ईस्ट का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। मंगोल ईरान पर राज करने की कोशिश में खुद ईरानी हो गए। हुलागू के वारिसों ने इल्खानी राजवंश बनाया, धीरे धीरे इस्लाम कबूल किया और फिर फारसी भाषा भी अपनाई, और इसके बाद ईरानी दरबारी रीति रिवाज भी अपना लिए। 100 साल के अंदर मंगोल विजेता ईरानी संस्कृति में घुल मिल चुके थे, और ईरान एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ। फिर 1335 में इल्खानी साम्राज्य बिखर गया, और फिर से ईरान वापस ईरानी हाथों में आ गया। होर्मुज की बात करें तो 1262 में हुलागू ने होर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश की। होर्मुज के स्थानीय शासकों ने मंगोलों को कर यानी कि टैक्स देना स्वीकार किया, लेकिन असली नियंत्रण कभी नहीं छोड़ा। समुद्री व्यापार, नाविज्ञान और स्थानीय राजनीति सब कुछ ईरानियों के कंट्रोल में रहा। सिकंदर और चंगेज खान के बाद तैमूर लंग भी आया। तैमूर ने ईरान पर 4 बार हमला किया। इस्फहान में 70,000 लोगों की खोपड़ियों से मीनार बना दी।
शिराज, तबरीज, यज़्द सब लूट लिए, लेकिन तैमूर भी ईरान को कैद करके नहीं रख पाया। जैसे ही वो पूर्व की तरफ मुड़ा, ईरान में विद्रोह शुरू हुआ। उसके बेटे और पोते सफाविद राजवंश का सामना नहीं कर सके। 1501 में सफाविद साम्राज्य उठा और ईरान ने शिया इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, और ये एक ऐसी पहचान थी जो आज तक जिंदा है। इन सब के बाद 19वीं सदी में ईरान दो साम्राज्यों की ग्रेट गेम का मैदान बना। उत्तर से रूस घुसा और दक्षिण से ब्रिटेन घुस गया, और सब अपना अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे। 1907 में दोनों ने एंग्लो रशियन कन्वेंशन में ईरान को बाकायदा दो हिस्सों में फाड़ दिया, वो भी बिना ईरान की सरकार से पूछे। अंग्रेजों ने 1908 में तेल खोजा, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनी, जो बाद में BP बनी। दशकों तक ईरान का तेल लूटा गया और ईरान को इसका मामूली हिस्सा दिया गया। 1951 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेग ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन तिलमिला गया और 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजैक्स चलाया। मुसादेग की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, और तब एंट्री होती है अमेरिकी और ब्रिटेन समर्थित सरकार की, शाह रजा पहलवी की सरकार, जिनको गद्दी पर बिठाया गया। ये 1979 तक चलते रहे, लेकिन फिर ईरान को जकड़ा नहीं जा सकता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 1979 में इस्लामिक क्रांति हो गई। रजा पहलवी को भागना पड़ा। अमेरिकी दूतावास में 52 अमेरिकियों को 444 दिन तक बंधक बनाकर ईरान ने रखा। ब्रिटेन और अमेरिका की सांसें फूलने लगी। वो थक चुके थे, उनकी सारी चालें धूल में मिल चुकी थी। फिर 1953 में ईरान में तख्ता पलट तो हुआ, लेकिन 1979 की क्रांति में सब खत्म हो गया, और तब उदय हुआ इस्लामिक रिजीम का, और उसको सिक्योर करने के लिए बनाया गया IRGC, इस्लामिक रिजीम गार्ड फोर्स। 1980 से 1988 के दरमियान इराक ईरान में युद्ध हुआ। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार दिए, यहां तक कि रासायनिक हथियार तक दे दिए। इस युद्ध में ईरान के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। युद्ध बराबरी पर खत्म हुआ, ईरान झुका नहीं। साल 1988 में USS विसेंस कांड हुआ। अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज में ईरान एयर की नागरिक उड़ान 655 को मार गिराया, जिसमें 290 यात्री मारे गए, आम नागरिक, निर्दोष। जो अमेरिका आज इंटरनेशनल कानून की बात कर रहा है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। इसके लिए अमेरिका ने माफी तक नहीं मांगी, और यही गुस्सा पीढ़ियों तक ईरान के जहन में जिंदा रहा। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। अमेरिका ने सोचा ईरान घबरा जाएगा, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा गेम हुआ। मामला उलट गया। इराक में ईरान समर्थक शिया सत्ता में आ गए। ईरान का प्रभाव पूरे क्षेत्र में बढ़ गया। लेकिन 2003 के इराक अटैक से IRGC ने सोचा और सबक लेते हुए कि आज अमेरिका इराक तक आया है, वो आगे चलकर ईरान तक भी आएगा। और तभी 2003 की लड़ाई से सबक लेते हुए मोज़ैक डॉक्ट्रिन बनाया गया कि अगर भविष्य में सद्दाम हुसैन की तरह हमारे किसी लीडर को अमेरिका कैप्चर करता है, तो ईरान में जो सरकार होगी उसके पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, उसको मोज़ैक्स में बांट दिया जाएगा। 31 कमांड सेंटर बनाए गए जिसमें पूरे ईरान का कंट्रोल होगा। और उसी मोज़ैक डॉक्ट्रिन और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के आगे आज अमेरिका घुटने टेक रहा है। हालांकि 2015 में उसके बाद JCPOA परमाणु समझौता हुआ, वो बराक ओबामा रिजीम में हुआ था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप आज भी पानी पी पी कर गाली देते हैं, क्योंकि ओबामा ने ईरान के साथ समझौता कर लिया था। और जैसे ही 2017 में ट्रंप की सरकार बनी, डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ ये समझौता तोड़ दिया। इसके बाद ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज कर दिया। उधर 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई, जिसे अमेरिका ने अंजाम दिया। ट्रंप ने ड्रोन हमले में IRGC के चीफ कासिम सुलेमानी को मारा। ईरान ने ईरान ने इराक में अमेरिकी अड्डों पर इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल की जो लड़ाई है, ये आपके सामने है। इसमें खामनेई को मार दिया गया, परमाणु ठिकाने तबाह किए गए, लेकिन हुआ फिर वही। ईरान एक बार फिर से अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आया। ईरान फिर उठ खड़ा हुआ, होर्मुज को बंद कर दिया गया और अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लेकर गल्फ ऑफ ओमान पर बैठ गया।
यानी 800 साल से इतिहास ईरान में खुद को दोहराता रहा है, या उससे पहले से भी अगर कहें। लेकिन ईरान ने कभी भी सरेंडर नहीं किया किसी भी ताकत के आगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना रही हो, चाहे वो सिकंदर रहा हो, चाहे वो चंगेज खान रहे हो, चाहे कोई भी रहा, और चाहे आज की तारीख में अमेरिका ही क्यों ना, डच आए, रशियन आए, अंग्रेज आए, मंगोल आए, सबको जाना पड़ा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।